छोटी बचत करने वालों को दी सरकार ने क्या राहत। स्मॉल सेविंग्स करने वाला एक बड़ा तबका क्यों हुआ फिर निराश, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। किचन की महंगाई से कैसे मिलने वाली है राहत, देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हुआ कम, बताएंगे आज हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए कुछ लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 1 साल और 2 साल वाली पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के अलावा 5 साल वाली रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की आज की घोषणा से लघु बचत करने वालों के एक छोटे हिस्से को तो लाभ मिला है, जबकि एक बड़ा तबका फिर एक बार निराश हुआ है, क्योंकि पीपीएफ जैसी योजना पर पिछले कई तिमाहियों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तुअर दाल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से 50,000 टन दाल खुले बाजार में बेचने की घोषणा की है। सरकार तब तक बाजार में दाल बेचेगी जब तक ईस्ट अफ्रीकन देशों से आयात होने वाली दाल भारतीय बाजार में नहीं पहुंच जाती। आयातित तुअर की दाल के अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में तुअर दाल का उत्पादन 30 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग 44 लाख टन है। उत्पादन में भारी कमी के चलते दालों की कीमतों में लगातार वृद्धि बनी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान 2.9 अरब डॉलर घटकर 593 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.35 अरब डॉलर बढ़कर 596 अरब डॉलर हो गया था। रुपए में गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक के डॉलर बेचने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट आई है। स्वर्ण भंडार भी 74 लाख डॉलर घटकर 44 अरब डॉलर पर आ गया। आईएमएफ के पास रखे देश के आरक्षित भंडार में भी इस दौरान 2.9 लाख डॉलर की गिरावट आई है और यह घटकर अब 5.12 अरब डॉलर रह गया है। सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की बिक्री का दायरा बढ़ाया है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों और निजी क्षेत्र के पात्र बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को लागू करने और इसकी बिक्री करने की अनुमति दे दी है। अब महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की सदस्यता डाकघरों के साथ ही बैंकों में भी ली जा सकेगी। सरकार ने महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2023 में इस योजना को डाक विभाग के माध्यम से लागू किया था। इस योजना के तहत जमा राशि पर 7.5% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है और इसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। इस तरह प्रभावी ब्याज दर 7.7% हो जाती है। शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। विदेशी निवेशकों की निरंतर खरीदारी से शेयर बाजारों ने शुक्रवार को भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। बीएसई सेंसेक्स 803 अंक उछलकर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 64,718 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 217 अंक चढ़कर 19,190 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। पिछले 3 दिनों में सेंसेक्स करीब 1500 अंक चढ़ चुका है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 296 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 27वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री 3 जुलाई से शुरू होगी। यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों से पहले आया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा 2 महीनों में की जा सकती है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई थी और इसे नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं में की जाएगी। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा मई के अंत में वित्त वर्ष 2023-24 के पूरे साल के बजट अनुमान का 11.8% रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 2022-23 के बजट अनुमान का 12.3% था। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार को कुल कितनी उधारी की जरूरत होगी। सीजीए के अनुसार वास्तविक घाटा मई 2023 के अंत में 2,10,287 करोड़ रुपए था। आम बजट में सरकार ने 2023-24 में राजकोषीय घाटे को कम कर जीडीपी के 5.9% पर लाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले 2022-23 में घाटा जीडीपी का 6.4% था।
गो फर्स्ट 6 जुलाई के बाद फिर से अपना परिचालन शुरू कर सकती है। गो फर्स्ट अपनी उड़ानें फिर से बहाल करने की तैयारियों में जुटी हुई है। डीजीसीए उड़ान को मंजूरी देने से पहले 4 से 6 जुलाई तक गो फर्स्ट का विशेष ऑडिट करेगा। 28 जून को समाधान पेशेवर की ओर से पेश रिवाइवल योजना पर गौर करने के बाद डीजीसीए ने गो फर्स्ट की तैयारियों का विशेष ऑडिट करने का फैसला किया है। नकदी संकट की वजह से गो फर्स्ट ने 3 मई से अपना परिचालन बंद कर रखा है। इसकी वजह से कई मार्गों पर हवाई किराए में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर इस साल मई में सुस्त पड़कर 4.3% रही। मुख्य रूप से कच्चा तेल, नेचुरल गैस और बिजली के उत्पादन में कमी से बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर धीमी रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई 2022 में 19.3% थी, जबकि इस साल अप्रैल में यह 4.3% थी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल मई के दौरान 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 4.3% रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह दर 14.3% थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी सभी लाइन की मेट्रो ट्रेनों में पैसेंजर्स को शराब की बोतल ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए डीएमआरसी ने कुछ शर्तें लगाई हैं। शर्तों के मुताबिक एक यात्री सीलबंद अधिकतम 2 बोतल शराब लेकर सफर कर सकेगा। खुली हुई सील वाली बोतल को ले जाने पर पाबंदी होगी। मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही शराब की बोतल ले जाने की अनुमति थी। देश भर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए 15 अगस्त से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग शुरू करेंगी, जिससे पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। चेक और नकदी से भुगतान लगभग बंद कर दिया जाएगा। वास्तविक समय में लेन देन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल लेन देन चालू करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। बाजार नियामक सेबी सोशल मीडिया पर निवेश से जुड़ी सलाह देने वाले गैर पंजीकृत इन्फ्लुएंसर के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि वित्तीय इन्फ्लुएंसर के नियम के लिए एक परिचर्चा पत्र तैयार किया जा रहा है और अगले 2-3 महीनों में इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी कर दिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्तीय मामलों में सलाह देने वाले जानकारों की भरमार हो गई है। इनमें से अधिकतर सेबी के पास वित्तीय सलाहकार के रूप में पंजीकृत भी नहीं है। ये लोग कंपनियों से कमीशन लेकर दर्शकों को निवेश सलाह देते हैं और सुझाए गए स्टॉक में लेन देन कर खुद भी कमाई करते हैं, जबकि निवेशक नुकसान उठाते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को होगी नई खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ आपसे मुलाकात। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।